जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का कल्याण जी इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ देख लिए थे और बैच ये है हम लोग का लूसेंट का कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। 2026 एडिशन का बुक है। ऑफलाइन क्लास करना है तो इस फी में 299 में आप यहाँ पे आके अपोजिट गौतम एसपी गैस एजेंसी भगवानपुर वैशाली में क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन फी ये है मात्र 99 रुपये। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लास दिया जाएगा। सब कुछ ठीक से याद करवाया जाएगा। 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोगों को। ये बुक जो है 2026 एडिशन का है। क्लास 1 हम लोग देख लिए थे, आज क्लास 2 करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में हम लोग अथर्ववेद तक पढ़ लिए थे। ये ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये पढ़ लिए थे ना, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इससे ऊपर तक का पढ़ लिए थे। यहां से पढ़ना है। संहिता के पश्चात यहां से पढ़ना है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं। स्रोत के बारे में हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में आप लोग देख के आइएगा। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो वहां से समझ में आ जाएगा। संहिता किसको कहा जाता है? संहिता चारों वेदों को मिला करके क्या बोला जाता था? चारों वेदों को मिला करके संहिता बोला जाता था। उसके बाद क्या बोल रहा है? ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के बाद अगर स्थान है तो किसका है? उपनिषद का स्थान है। किसके लिए? इतिहास जानने के लिए। इतिहास जानने के लिए संहिता के बाद किसका स्थान है? उपनिषदों का स्थान है। अरण्यक और उपनिषद का स्थान है। अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसमें लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। हर एक संहिता का क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ये सब दिया जा चुका है, इसको याद करना पड़ेगा। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिंबिसार के पहले का एतरेय में राज्याभिषेक के नियम। एतरेय ब्राह्मण होता है, उसमें किसका नियम है? राज्याभिषेक का नियम है। राज्याभिषेक, कोई राज्याभिषेक करवा रहा है तो इतरा रहा है। कैसे करवा रहा है? इतरा के राज्याभिषेक करवा रहा है। ये अब तो राजा बन गए। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि की राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका मिलता है? गंधार का, शल्य का, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, ये सब के किसके बारे में वर्णन है? राजाओं का उल्लेख है इसमें। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इतिहास के स्रोत के लिए आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। किसमें? आरण्यक में यज्ञ से जुड़ा कर्मकांड का दार्शनिक और प्रतीकात्मक क्या है? अभिव्यक्ति है। अब हम लोग ये वेद और ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी किसका है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का सामवेद का क्या है? पंचविश। सामवेद का पंचविश। इसका ट्रिक क्या है? साप। सामवेद का पंचविश, साप। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। ठीक है, तो अ से अथर्ववेद, ग से गोपथ। ऐसे आगे से याद रख लीजिए या तो आगे से याद रख लीजिए, इसमें लिखा भी है। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। साप। सामवेद का क्या है? पंचविश। पंचविश किसका है? सामवेद का। और आग में क्या बोले? अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ है। ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय और
शतपथ। जैसे इसमें देखिए यस तेती, यजुर्वेद में यह उठाए यस तेती, यस तेती याद रहेगा, यस तेती, य से यजुर्वेद, से शतपथ और तेती से तेतिरेय, यस तेती, यस तेती। यहाँ पे क्या है, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिक की, ऋग्वेद का क्या है ऐतरेय और कौशिक की, ये ट्रिक सही नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखिए। ऐतरेय कौशिक की किसका, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का तेतरीय और शतपथ, इसका क्या ट्रिक है यस तेती। सामवेद का कौन सा है पंचविश, किसका क्या ट्रिक है सांप, क्या ट्रिक है, ट्रिक है सांप। अथर्ववेद का आ गया आगे, इसे याद रखिएगा। उपनिषदों का संख्या, उपनिषद का संख्या कितना है, उपनिषद का संख्या 108 है। उपनिषद का संख्या कितना है, देखिए वेद कितना है 4, वेदांग कितना है 6 और उपनिषद कितना है 108। उपनिषद कितना है 108, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया है। कितना को मूलभूत श्रेणी में, 13 को, है कितना 108, मुख्य कितना है 13। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। किसका किसका व्याख्या किया गया है, यज्ञ से जुड़ा दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मांड का व्याख्या इसमें किया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ दिखाया गया है, मैत्रेयी संहिता में। स्त्री क्या मंत्री थी उस टाइम पे कि गिरी हुई स्थिति में थी, गिरी स्थिति में थी, किसमें दिखाया गया मैत्रेयी स्थिति में। स्त्री क्या दिखाया गया कि मंत्री नहीं थी, जो स्त्री थी, स्त्री क्या थी मंत्री नहीं थी, क्या थी गिरी हुई थी। कि कहाँ पे मिला मैत्रेयी संहिता में, कहाँ पे मिला मैत्रेयी संहिता में। ये सब क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है कि स्त्री का गिरा हुआ स्थिति किस संहिता से प्राप्त होता है, तो कहाँ से मैत्रेयी संहिता से, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। दोष का मतलब क्या होता है, तो उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, और शराब का सेवन करना चाहिए, ये सब क्या है दोष है, अवगुण है। ऐसे ही पुरुष के लिए महिला क्या है अवगुण है, महिला को बिल्कुल वस्तु के तरीके से, महिलाओं का स्थिति बिल्कुल क्या किया गया था, गिरा दिया गया था। जुआ में महिला को हार जाते थे लोग, क्या करते थे जुआ में हार जाते थे। ये सब किसी को मनुष्य होने के गरिमा को क्या करता है, चूर चूर कर देता है कि नहीं कर देता है। क्या शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, पुरुष का अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पे है, आदमी सब पहले क्या करता था, जबले चारों आश्रम नहीं जीता था तब तक मरता नहीं था। क्या चारों आश्रम क्या है, चारों आश्रमों का उल्लेख है। 4 आश्रम कौन कौन सा है, सबसे पहले है गृहस्थ, पहले कौन सा ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से जन्म हुआ तब से कितना साल 25 साल तक क्या करते थे, शिक्षा लेते थे गुरु के पास रह के, गुरुकुल में। ठीक है, ब्रह्मचर्य बिल्कुल टिकी बनाना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है, गुरु के पास रहना है, गुरु का सेवा करना है। क्या 25 साल तक, 25 साल के बाद क्या करना था, शादी करना था, तो उसको बोले गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ जीवन को त्याग करो, जब लड़के बच्चे संभालने लायक हो जाए तो, और आप वन की तरफ क्या करो, धीरे 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 मोह माया छोड़ना क्या करो, चालू करो। उसके बाद क्या था, लास्ट वाला आश्रम है कौन सा आश्रम, वृद्ध आश्रम। वृद्ध आश्रम था, है संन्यास ग्रहण करते थे ना, उसको कौन सा आश्रम बोलते थे, नाम उसका नहीं माइंड में आ रहा है, उसको कोई सा आश्रम बोलते थे, एक बार चेक कीजिए ना, नाम उसका नहीं ध्यान में आ रहा। तो 75 साल के बाद वो
संन्यास ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तो 4 आश्रम क्या करते थे वो लोग, जीते थे बांट के, और जीने चारों जीने से पहले मर जाते थे। है तो जबले जीते नहीं थे तब तक चारों आश्रम क्या करते थे, जबले जीते नहीं थे, चारों आश्रम में से गुजरते नहीं थे, तब तक मरते नहीं थे। तो जबले से याद रहेगा जबलोपनिषद, याद रहेगा जवालोपनिषद, संन्यास था ना, संन्यास आश्रम। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन माना जाता है, मनुस्मृति। मनुस्मृति का लेखक कौन था, मनु था। मनुस्मृति में महिलाओं का सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्थिति दर्शाया गया है। और कौन सा संहिता में दिखाया गया है, मैत्रेयनी संहिता में। कौन सा संहिता में, मैत्रेयनी संहिता में। और क्या है, मनुस्मृति को B.R. अम्बेडकर क्या किए थे, जला दिए थे, हिंदू धर्म छोड़ दिए थे, बोले थे कि इसमें इतना ज्यादा कर्म कांड है, इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। अपना लिए कौन धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। वेदांग और हाँ जाति प्रथा, ये सब के वेदांग और सूत्र। वेद को भली भांति समझने के लिए कितना वेदांग का रचना हुआ है, 6 वेदांग का। कौन कौन सा है, शिक्षा, शिक्षा क्यों है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के रूप में। कल्प, शिक्षा कल्प, ये कल्प में क्या है, कर्मकांडीय विधि। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन 6 को कौन कौन सा है ये पूछ देगा, अभी याद करा देते हैं। शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद और ज्योतिष। शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष। इसका ट्रिक भी है ब्याजो निशी कच्छ, ब्याजो निशी कच्छ, या तो ऐसे याद रखिए शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त और व्याकरण छंद ज्योतिष। बोलिए मेरे साथ 4 बार, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष, याद रहेगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसका किया गया प्रणयन, सूत्र साहित्य का। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीति विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। किससे, स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें क्या, यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांड और राजनीतिक विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बात का पता चलता है, ज्ञात करते हैं, ऐसे लिख रखा है। प्रमुख सूत्रों में गौतम बुद्धायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रकारों में आपस्तंभ, गौतम और आप, गौतम और आप, ये सब का नाम विशेष रूप से लिखा गया है। पुराण देखिए, वेद कितना था, 4, वेदांग कितना, 6। ट्रिक क्या है, ब्याजो निशी कच्छ, व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, नि से निरुक्त और सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद, ब्याजो निशी कच्छ, ब्याजो निशी कच्छ, याद रहेगा। अब पुराण किसको बोलते हैं, वेदांग। अच्छा, उपनिषद कितना था, मुख्य रूप से कितना, 13, मुख्य रूप से 13। महिला का सबसे गिरा स्थिति, मैत्रेयनी संहिता में, मनुस्मृति में भी। पुरुष का तीसरा गुण कौन था, अवगुण, महिला। पुरुष का तीसरा गुण दोष किसको बनाया गया, बताया गया, महिला को। पुराण, पुराण के बारे में देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है सबसे बढ़िया, पुराण में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष और जिनके पुत्र कौन, लोमहर्ष और उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उग्रसर्वा इसके क्या है, रचयिता है। बोलिए पुराण का रचना कौन किया, लोमहर्ष और उग्रसर्वा। लोमहर्ष का पुत्र कौन, उग्रसर्वा। इनकी संख्या कितना है, 18 है। किसका, पुराण का। तो वेद कितना, ये क्वेश्चन खाली संख्या याद रखे। वेद कितना, वेदांग कितना, 6। अच्छा, पुराण कितना, 18। उपनिषद कितना, 108। वेद कितना, 4। वेदांग कितना,
6, वेद वेदांग 4 6, वेद वेदांग 4 6 था, पुराण उपनिषद 18 और 108, 18 और 108, जिनमें से केवल 18 में से 5 कौन कौन सा, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। राजाओं का वंशावली कितना में पाया जाता है, 5 गो में। कौन कौन सा में, मत्स्य में, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण इंपॉर्टेंट 3 ही को है, अभी याद कराएंगे। विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में क्या मिलता है, राजाओं का वंशावली मिलता है। ये हम लोग इतिहास का स्रोत पर है, तो कौन राजा के बाद कौन राजा शासन किया, कौन राजा के बाद कौन राजा शासन किया, ये सब किसमें मिलता है, ये 5 पुराण में मिलता है। अब देखिए इसको याद करना है पुराण के बारे में, कि कौन सा पुराण में किस वंश के बारे में क्या है जानकारी दिया गया। कैसे याद रखिएगा, विष्णु पुराण मौर्य वंश, इसको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर कंफर्म कर देगा, अगर आ गया तो याद रखिएगा कैसे। विष्णु पुराण का मौर्य वंश, आपको 3 बार बोलना है, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, बोलिए 3 बार, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु। वायु जो होता है, और एक मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किसमें है, आंध्र सातवाहन में। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किसमें है, मत्स्य पुराण में। कैसे याद रहेगा, अंधी मछली, मत्स्य मतलब मछली, अंधी मछली। अब वायु जो होता है वो गुप्त रूपी होता है, वायु दिखता है आपको, गुप्त में होता है वायु, तो गुप्त वंश का वंशावली किसमें मिलता है, वायु पुराण में। अब देखिए इस चीज को दोबारा से हम समराइज करते हैं। पुराण है और संबंधित वंश है, राजाओं का वंशावली विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वंश के बारे में जानकारी किस पुराण में मिलता है। तो याद कैसे रखिएगा, 3 बार बोलना है। विष्णु पुराण में मिलता है मौर्य वंश का जानकारी, तो मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु। मत्स्य पुराण में मिलता है आंध्र सातवाहन वंश का जानकारी, तो आपको कैसे याद रखना है, मत्स्य मतलब मछली और आंध मतलब अंधा, तो मछली कैसा, आंख वाला की अंधा, अंधा मछली, याद रहेगा। और वायु जो होता है हमेशा क्या रहता है, गुप्त रहता है, तो गुप्त वंश का जानकारी किसमें मिलता है, वायु पुराण में मिलता है, याद रहेगा। हाँ, यहां से क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं। उपनिषदों की रचना पुराण से बाद में हुई कि पहले, पुराण से पहले हुई है। उपनिषदों की रचना पुराण से पहले हुई है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य, ये सब इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जातक, जातक क्या होता है, जातक बौद्ध ग्रंथ है कि जैन ग्रंथ है, तो क्या बताइएगा, बौद्ध ग्रंथ है। जातक क्या है, बौद्ध ग्रंथ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जातक कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ की जैन ग्रंथ, तो जातक क्या है, बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, जातक में। ऐसे याद रहेगा कि पता नहीं भगवान बुद्ध पिछला जन्म में किस जात में थे, क्या याद रहेगा। जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म, पिछले जन्म के, तो पिछला जन्म में गौतम बुद्ध किस जात के थे आपको पता है, नहीं पता है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। तो किस जात के थे ये नहीं पता, कहां से पता चलता, जातक ग्रंथ में पूर्व जन्म का कहानी जातक ग्रंथ है। अच्छा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है क्या, कथावस्तु। कोई आके किसी के बारे में क्या कर दिया, हिनाई कर रहा है। हिनाई कर रहा है कैसे, कथा कह करके, कथा मतलब कहानी, और कहानी कर रहा है, कहानी में क्या बोल रहा है, हिनाई कर रहा है किसी का, याद रहेगा। हीनयान की महायान, कथा का सब लोग ऐसे ही करते हैं, किसी के बारे में कथा कहते हैं तो क्या करते हैं, उसका हिनाई करते रहते हैं, हिनाई करते रहते हैं। क्या हीनयान महायान बटा जो था, हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तब पता चलेगा उसका। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोत, कि कहाँ कहाँ से इतिहास का स्रोत पता चलता है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी, ये चैप्टर वही है। अभी हम लोग बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं क्या, तो हिनाई कर दिया किसी के कथा करके, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ क्या है, वर्णित है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, हीनयान में, हीनयान किसका है, कथा वस्तु। हीनयान का कौन सा है, कथा वस्तु किसका है, हीनयान का ग्रंथ। अब बुद्ध का पूर्व जन्म का कहानी कहाँ पे, जातक में। बुद्ध पिछला जन्म में कौन जात के थे नहीं पता है, ये ट्रिक है,
अच्छा, जिसमें क्या कथा वस्तु में क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ क्या है, जीवन चरित्र के बारे में किसमें वर्णित है? कथा वस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बुद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। जातक को बुद्ध का ग्रंथ ना है। ठीक है, उसी को वही बोला जाता है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, आ गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बुद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। बुद्ध ग्रंथ को जातक। जातक देखिए, उसको पूरा कहा नहीं जाता है। जातक उसका एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी मिलता है। आगम उसको जातक नहीं कहा जाता है, बुद्ध ग्रंथ को सबको मिलाकर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? कल्प सूत्र से। देखिए, जितना में सूत्र लगा होगा ना लास्ट में, वो सब क्या है? जितना में सूत्र लगा वो सब क्या होगा? जैन ग्रंथ होगा, ठीक है। जितना में सूत्र लगा होगा सब क्या होगा? जैन ग्रंथ होगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। मतलब जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के साथ साथ उनके और राजाओं, उनके समकालीन राजा कौन कौन सा था, ये सब के बारे में किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। अब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये अर्थशास्त्र जो बुक है ये किस भाषा पे आधारित है? इकोनॉमिक्स पे। ये है राजनीति शास्त्र का। किस चीज का पुस्तक है? राजनीति शास्त्र का पुस्तक है ये। कौन सा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य का और नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरण और 180 क्या है? 180 प्रकरण में विभाजित है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। कितना प्रकरण में? 180 प्रकरण। देखिए, प से 15 होता है लेकिन प से प्रकरण नहीं है। प से 15 होता है लेकिन प से प्रकरण नहीं है। क्या है? अधिकरण। 15 क्या है? अधिकरण। प से प्रकरण बोले तो 15 नहीं, कितना है? 180। हाँ बिल्कुल, अ से 80 होगा तो अ से अधिकरण कितना है? 15 है। प से 15 होगा लेकिन प्रकरण कितना है? 180 है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही थे। अनुवादक जो इसका कौन है? शाम शास्त्री। अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री। अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कौन किया है? कलहन के द्वारा किया है। कौन किया? क्या बोल रहा है? संस्कृत साहित्य में। किसमें? संस्कृत में सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध करके लिखने का प्रयास कौन किया? कलहन। कलहन का एक लेख है कौन? राजतरंगिणी। किसका है? राजतरंगिणी कौन लिखा है? कलहन लिखा है। तो संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने का सर्वप्रथम प्रयास किया कलहन। कलहन द्वारा रचित पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। 8 सर्ग को किस चीज का संज्ञा दिया गया है? तरंगों का। इसमें इसे प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन है। तो राजतरंगिणी में किसके बारे में वर्णन मिलता है? कहाँ के राजा के बारे में? कश्मीर के राजा के बारे में मिलता है। राजतरंगिणी किसका लिखा हुआ है? कलहन का लिखा हुआ है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा। अरबों का कौन सा विजय? सिंध विजय कहाँ पे मिलता है? चचनामा में। चचनामा का लेखक कौन है? ठीक, क्या है?
चाचा अली, ट्रिक क्या है इसका? चाचा अली, चाचा अली। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है लेखक? अली अहमद। ट्रिक क्या है? चाचा अली। ट्रिक क्या है? चाचा अली, याद रहेगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। पाणिनि तो लेखक है। कौन है पुस्तक? अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि का अष्टाध्यायी कैसे याद रहेगा? पाणिनि का बोलना ही ऐसे है, ठीक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था का जानकारी मिलता है। तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी का जो पाणिनि लिखा हुआ है, ये किस युग में लिखा गया? मौर्यकालीन, मौर्य काल में लिखा गया। कब लिखा गया? मौर्य काल में लिखा गया। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पे हुआ है? अष्टाध्यायी में प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता का गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? ज्योतिष ग्रंथ है। तो ज्योतिष ग्रंथ है तो इस पे ये सब का वर्णन नहीं मिलना चाहिए, कौन आक्रमण किया नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या मिलता है? कहां से आक्रमण हो रहा था? यवन से आक्रमण हो रहा था, उसका उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के। जैसे अभी हम लोग का पुरोहित होता ना पंडित, कि ये पूजा करवाना है तो इन्हीं पंडित जी को बुला के लाओ, ठीक है। पतंजलि ऐसा ही था। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे तो कौन थे पुरोहित? यही थे। कौन? पतंजलि। पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग क्या था? शासक था। किस वंश के बाद? मौर्य वंश के बाद। किस वंश के बाद? मौर्य वंश के बाद। अभी और है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। अब देखिए, ये सबसे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। इसका सीक्वेंस ही पूछ देगा, कौन कहाँ का यात्री था ये पूछ देगा, डेट पूछ देगा। यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखन। एक है टेसियस। टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। ईरान का क्या था? राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण क्या है? अविश्वसनीय। टेसियस जो लिखा इस पे विश्वास करने लायक है? फालतू का बढ़ा चढ़ा के कुछ कुछ लिख के चला गया है, तो ये क्या है? अविश्वसनीय। टेसियस कहाँ का था? टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। टेसियस था ईरान का। हेरोडोटस। टेसियस के बाद, टेसियस के बाद हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, याद रहेगा। हिस्ट्री का फादर कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक कौन सा? ह से हिस्ट्री, ह से हिस्ट्री का पिता, और पुस्तक भी ह से कौन सा? हिस्टोरी का। ह से हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री और ह से हिस्टोरी का। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को के भारत फारस, फारस किसको बोला जाता था? ईरान को। फारस किसको बोला जाता था? ईरान को। इसके संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी कैसा है? अनुश्रुति और अफवाह पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले टेसियस जो था राजवैद्य था कहाँ का? ईरान का। टेसियस जो लिख के गया उस पर हम लोग भरोसा कर पाए? नहीं कर पाए। कुछ कुछ लिख के चला गया, फालतू का बात, क्या बढ़ा चढ़ा के लिख के चला गया। वैसे ही कौन लिख के गया? हेरोडोटस। तो ये भी कहाँ का था? ये भी ईरान का था। इसको क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। सिकंदर के साथ
आने वाले लेखकों में कौन था? निरियाकस, आनोसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। इसके विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? सिकंदर के साथ कौन कौन आया? लेखक जो आया था, निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस। अब है कौन सा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका। यह सेलुकस निकेटर का किसका था? राजदूत था। किसका? सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का क्या था? सेनापति। सिकंदर का सेनापति था। उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक कौन सा? इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस। अच्छा, मेगास्थनीज तो याद रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। माँ से मेगास्थनीज, माँ से मौर्य, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य पहिलके के दरबार में आया था। डाइमेकस, कंफ्यूजन है कि यहाँ पे होता है और क्या पे होता है। डाइमेकस और डायनोसियस। डाइमेकस और डायनोसियस। देखिए अब याद कराते हैं इसको कैसे। ये डाइमेकस जो था कहाँ का था? सीरियन नरेश था। एंटियोकस का क्या था? डाइमेकस जो था एंटियोकस का राजदूत था। किसका था? एंटियोकस था। मेगास्थनीज किसका था? सेलुकस निकेटर का था मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर का था मेगास्थनीज। डाइमेकस था सीरिया नरेश एंटियोकस का, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। देखिए डाई, और इसके किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डाई होता है ना, डाई कलर करने वाला डाई, उसको क्या कर लिया? वहां पे बिंदी कर लिए। डाई से क्या किए? बिंदी कर लिए। तो डाई से क्या किए? डाई मेकस। मेक मतलब क्या? बनाना। डाई से मेक कर लिए क्या? बिंदु बना लिए। ठीक है, याद रहेगा। और ये कहाँ का था? अंतियोकस का था। कहाँ का था? एक किसका था राजदूत? एंटियोकस था। एंटियोकस का राजदूत था ये। एंटियोकस वहां के शासक का नाम था। अब है डायनोसियस। डायनोसियस कहाँ का था? मिस्र का था। डायनोसियस कहाँ का था? मिस्र का था। कोई कोई डाइन होता है ना, वो मिस्री में डाल के कुछ क्या किया? खिला दिया मिस्री में डाल के। तो डाइन वाला याद रहेगा। डाइमेकस बिंदुसार, डाइमेकस बिंदुसार। और डायनोसियस कहाँ का? मिस्र का। मिस्र का कौन था नरेश? टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस, जो किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। तो अशोक को क्या कर दिया? अशोक को डायन क्या की? मिस्री में डाल के कुछ खिला दी। डायन क्या किया? अशोक को मिस्री में डाल के खिला दी। याद रहेगा। डायनोसियस जैसे नाम सुनिए तो किसके दरबार में आया था? इसका है, ये किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आया था। कहाँ का था? मिस्र का। और कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस का क्या था? राजदूत था। अब आगे देखिए, टॉलमी। टॉलमी जो है, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक क्या लिखा? पुस्तक लिखा। भारत का भूगोल पुस्तक कौन लिखा? टॉलमी लिखा है भारत का भूगोल। प्लिनी जो है, प्लिनी क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी। टॉलमी लिखा है भारत का भूगोल। टॉलमी लिखा है भारत का भूगोल, और प्लिनी क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी का क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी का क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी का क्या है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल टॉलमी का है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल हिस्ट्री में नेचर के बारे में जानकारी मिलता है। नेचर में क्या क्या है? पेड़ पौधा है, खनिज पदार्थ है, ये सब के बारे में जानकारी इसमें मिलता है।
अब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी है? नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक कौन लिखा है, तो कौन लिखा है? इसका लेखक जो है अज्ञात है। लेखक क्या है इसका? अज्ञात है। इसके बारे में पता नहीं चला, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर में यात्रा पे आया था। कहाँ पे आया था? हिंद महासागर में आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दिया है। तो किसके बारे में जानकारी मिला है? बंदरगाह और व्यापारिक वस्तु के बारे में कौन दिया है? पता ही नहीं कौन दिया, लेकिन क्या है, कौन सा पुस्तक में दिया है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अब है चीनी लेखक। चीनी लेखक देखिए, चीनी लेखक कौन है? फाहियान। फाहियान है, ये चीनी यात्री था। कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है, वो मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का शासक है। किस वंश का? गुप्त वंश का। तो फाहियान जो आया था किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। और कितना वर्ष भारत में यात्रा किया? 14 वर्ष। कौन? फाहियान। कितना वर्ष? 14 वर्ष। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 14 वर्ष तक भारत में रहा है और मध्य प्रदेश के जनता को क्या बताया? सुखी बताया। उसके बाद कौन आया है? संजोगन। कौन आया है? संजोगन। कब आया है? 518 ईस्वी में आया है। 518 ईस्वी में आया है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की है। कितना दिन का यात्रा किया था ये? संजोगन जो था 3 वर्ष तक यात्रा किया। कितना वर्ष तक? 3 वर्ष तक यात्रा किया है। अब है ह्वेनसांग। इसका ट्रिक भी बताएंगे, सीक्वेंस आने का। फाहियान के बाद कौन आया? संजोगन। संजोगन के बाद ह्वेनसांग। ये तीनों को याद रखिए। कैसे याद रखिएगा? फंसा ह्वेनसांग, फंसा फंसे फाहियान, फंसे फाहियान। विदेशी जो ऐसे आ रहा है ना, विदेशी यात्री, उसका सीक्वेंस में आपसे पूछ देगा कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो फंसा ह्वेनसांग, उसके बाद जो आएगा उसको भी याद करेंगे। फंसा ह्वेनसांग। तो ह से ह्वेनसांग और ह से किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में कब आया? 629 में चीन से कहा आया? भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद कहाँ पहुंच गया? भारतीय राज्य के कपिसा पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? कपिसा पहुंचा। कपिसा किसके अधीन में था? हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन के अधीन में था। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी 629 में वहां से चला। कब चला वहां से? 629 में चला वहां से। 1 साल उसको आने में लग गया और 30 में 45 15 जोड़ेंगे तो 645 तक ये किसके दरबार में रहा? हर्षवर्धन के। ये वह क्या किया? बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। क्या क्यों आया था ये हर्षवर्धन? 4 क्वेश्चन इससे पूछेगा। हर्षवर्धन कब आया था? 630 में आएगा। ह्वेनसांग आया था। हाँ, ह्वेनसांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। कब आया? 629 में। कब पहुंचा? 630 में। कहाँ पे पहुंचा? कपिसा में। किसके कहाँ कौन से देश से आया था? चीन से आया था। कौन सा विश्वविद्यालय में गया अध्ययन करने? नालंदा विश्वविद्यालय में। याद रहेगा। तब फंसा ह्वेनसांग और आगे का भी देखते हैं। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युकी नाम से। ह्वेनसांग का क्या है? सी युकी। ह्वेनसांग का जो वर्णन है भ्रमण वृत्तांत तो किस नाम से लिखा है? सी युकी। 138 देश का विवरण इसमें मिलता है। किसमें? सी युकी में। सी युकी एगो फो युकी है, वो आगे पढ़ेंगे। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। किसके?
हर्षवर्धन के टाइम पे जो राजनीति था, समाज था, धर्म था, उसके बारे में ये वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी क्या किया था? पूजन किया था। तो ह्वेनसांग किसका? बुद्ध के प्रतिमा का और सूर्य का और शिव का, इन सब का क्या किया था? पूजा किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग जब अध्ययन करने आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय किस दर्शन के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके दर्शन के लिए प्रसिद्ध था? है? बौद्ध दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध दर्शन के लिए। अब आइए आगे। फाहियान का रचना क्या था? सी यू की। फाहियान का रचना सी यू की। उस टाइम पे ह्वेनसांग का, हाँ, ह्वेनसांग का रचना सी यू की। फाहियान का होगा फो यू की। फाहियान अभी पढ़े नहीं हम लोग। फाहियान होगा उसमें दिया नहीं, आगे देगा। इत्सिंग। देखिए फंसा ह्वेनसांग, उसके बाद फंसा ह्वेनसांग इसके संग, फंसा ह्वेनसांग इसके संग, फंसा ह्वेनसांग फ से फाहियान, सा से संजोगन, सा से ह से ह्वेनसांग और इसके संग, किसके संग? तो इत्सिंग। फंसा ह्वेनसांग इत्सिंग, फंसा ह्वेनसांग इत्सिंग। ये कब आया? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय को भारत का, अपने समय के भारत का क्या किया है? वर्णन किया है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय आगे पढ़ना है वैसे, कौन बनवाया था? कुमारगुप्त। और ये कौन बनवाया था? विक्रमशिला। विक्रमशिला धर्मपाल। कौन बनवाया? पाल वंश का शासक था कौन? धर्मपाल बनवाया था। विक्रमशिला धर्मपाल बनवाया था। अरबी लेखक आयोग, ये चीन वाला याद रहेगा, फंसा ह्वेनसांग इसके संग। अरबी लेखक है अल बरूनी। अल बरूनी जो था किसके साथ भारत आया? गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है ख्वारिज्म या खीव, जो अभी के तुर्कमेनिस्तान है ना, कौन सा? तुर्कमेनिस्तान, वहां का रहने वाला था। अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म या खीव, जो अभी का क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, वहां का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी क्या है पुस्तक? किताब उल हिंद है, या उसी को क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद क्या है? एक ही है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद क्या है? एक ही है। कौन लिखा है? अल बरूनी। अल बरूनी। अल बरूनी का पुस्तक है किताब उल हिंद। इसमें क्या है? उल, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद। उसका अर्थ क्या है? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में क्या है? विभाजित है। बहुत विस्तृत करके इसको क्या किया है? लिखा है। कौन लिखा है? अल बरूनी। किस विषय से संबंधित है? सब सब्जेक्ट के इसको मिला दिया है। अल बरूनी। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? अरबी भाषा में लिखा था। कहाँ का था ये? इब्न बतूता का जो लेख है उसको क्या कहा जाता है? रेहला। क्या लिखा था इब्न बतूता? रेहला लिखा था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। कौन? रेहला। किसका? इब्न बतूता का। 1333 में कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। दिया नहीं, आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो। इसकी विद्वता से ही बहुत ज्यादा क्या था? विद्वान था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे क्या किया? दिल्ली का काजी किसको बोलते थे? न्यायाधीश को। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था, 1333 में आया था। कौन? इब्न बतूता। इसका लेख का क्या नाम है? रेहला। और ये बहुत ज्यादा क्या था? विद्वान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे क्या हुआ? प्रभावित हुआ। उसको क्या नियुक्त किया? दिल्ली का काजी या न्यायाधीश। अन्य लेखक, अन्य लेखक में कौन है?
तारानाथ, तारानाथ कहाँ का है? तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर कौन लिखा? कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ, कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ, कंग्यूर तंग्यूर लिखा, तारानाथ नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो जो था ये इटली का था। कहाँ का था? 13वीं शताब्दी में आया था अंत में। कहाँ पे? पांड्य देश में, पांड्य देश में आया था। कौन? मार्को पोलो पांड्य देश में आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, कंग्यूर तंग्यूर कौन लिखा? तारानाथ, कंग्यूर तंगूर तारानाथ, कंग्यूर तंगूर तारानाथ। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट सेवेल और जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की क्या की? खुदाई की। सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे महत्वपूर्ण। ये सब भूल जाएगा, उसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। चौदह ईस्वी पूर्व अभिलेख कौन सा है? बोगाज कोई। इसको क्या कहा जाता है? बोगाज कोई को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? एशिया माइनर नाम से जाना जाता है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। कहाँ पे मिलता है? देवताओं के नाम, ये सब कौन सा? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ये सब वैदिक काल के देवता है। इनका नाम कौन सा अभिलेख में मिलता है? एशिया माइनर या बोगाज कोई में, एशिया माइनर या बोगाज क्यों में। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत कौन सा था? हेलियोडोरस। यवन राजदूत, ये हेलियोडोरस कहाँ का था? यवन का था। कहाँ का था? यवन राजदूत था। इसके बेस नगर विदिशा, विदिशा जो गरुड़ स्तंभ लेख है वहां से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? बेस नगर विदिशा में, वहां के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे मिला है? हाथी गुम्फा। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। सबसे पहले दुर्भिक्ष का जानकारी कहाँ से मिला है? सौगौरा अभिलेख से। कहाँ से मिला है? सौगौरा अभिलेख से क्या मिला है? दुर्भिक्ष का जानकारी सौगौरा से। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रहने का भी उल्लेख है। दुर्भिक्ष का जानकारी कहाँ से? सौगौरा से। क्या मान लो कोई भिक्षु आ गया, कैसा? गोरा कलर का। कैसा? बिल्कुल गोरा, याद रहेगा। सौगौरा से। और भारतवर्ष के बारे में जानकारी सबसे पहले किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ पे? हाथी गुम्फा। तो भारत का मैप लेके, भारत का झंडा लेके कहाँ चढ़ गए? हाथी पे। भारत का नाम जैसे आ गया कहाँ पे? हाथी पे, याद रहेगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण, हून का आक्रमण हुआ था, जानकारी कहाँ से मिलता है? हून स्तंभ, भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ पे? हून आक्रमण किया तो सब भीतर घुस गया, हून आक्रमण किया तो सब कहाँ चला गया? भीतर चला गया। सब कहाँ चला गया? भीतर चला गया, याद रहेगा। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। जिंदा को क्या कर देता था? जिंदा स्त्री को क्या कर देता था? जिंदा स्त्री का मरण कर देता था। किसमें? कहाँ मिला? एरन अभिलेख में। कहाँ मिला? भानुगुप्त का कौन सा है? एरन अभिलेख। कौन सा शासक का एरन अभिलेख? भानुगुप्ता। मरण के बारे में, स्त्री, जिंदा स्त्री को मरण के बारे में कहाँ पे लिखा? एरन अभिलेख में। मरण का एरन में, याद रहेगा। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। कहाँ लिखा गया? अभिलेखों के आधार पर सातवाहनों का। रेशम बुनकर का श्रेणी का जानकारी कहाँ से लिखा है? मंद शौर से। कोई रेशमी पहना और मंद मंद क्या कर रहा है? शोर कर रहा है। मंद मंद शोर कर रहा है। मंद मंद क्या कर रहा है? कोई रेशमी पहनी है या मंद मंद
शोर कर रही है। ठीक है, याद रहेगा। रेशम बुनकर का जानकारी कहां से? मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल कहां से? बुर्ज होम से गर्त आवास मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज होम से क्या मिला है? गर्त आवास। बुर्ज होम से गर्त आवास, या गर्त आवास को क्या बोलते हैं? गर्त में जो आवास हो। गर्त किसको बोलते हैं? गड्ढा को बोलते हैं। तो साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। क्या होती थी? गड्ढा में लोग घर बना के रहते थे। और कैसे उतरते थे उसमें? सीढ़ी से। हो सकता है ठंड के कारण नीचे चले जाते होंगे, ये भी तो हो सकता है। बारिश के लिए नीचे रहेगा और डूबेगा, पहले मरेगा। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी क्या किया जाता था? दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो गर्त आवास कहां से? बुर्ज होम से। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे गड्ढा किए, खुदाई कर रहे हैं और कुछ कुछ मिलते जा रहा है दूसरे सभ्यता का, जो सभ्यता पहले वहां पे क्या करता था? हाँ, निवास करता था। तो ये पेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का चैप्टर। ये हो गया है, 2 पार्ट में यहाँ तक कर लिए हम लोग। पार्ट 1 का वीडियो ऑनलाइन में जो लोग नहीं देखे हैं देखते रहिएगा। बैच से, कंप्लीट बैच से जुड़ते जाइएगा। आप लोग भी ऑफलाइन में भी, आप लोग भी क्या कीजिएगा? वीडियो देख के रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच से जुड़ सकते हैं, बता दिया गया है पहले ही। 299 में इसका यहाँ पे ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है भगवानपुर HP गैस एजेंसी के सामने में, और ऑनलाइन 99 रुपए में पेड बैच ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर दिया गया है, नंबर है, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।